GSM में 1900 नहीं, यानी 1800 और 900। जी जी, हम उससे अब 700 पे आ रहे हैं 4G में। हाँ हाँ तो फिर उससे फिर एंटीना साइज बड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ, एंटेना साइज़ ज़रा सा बड़ा हो जाता है, मगर आजकल माइक्रोस्ट्रिप एंटेनाज और छोटे एंटेनाज का आगे ज़माना, एंटेना में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई हैं, तो बड़े एंटेनाज के साइज़ को यूटिलाइज़ किया गया है और उसे बेहतर बनाया गया, इम्प्रूव किया गया। एंटीना वही यूज़ हो रहा है? 900 और 700 के करीब तकरीबन एक जैसा एंटेना यूज़ हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर हम 2 मेगाहर्ट्ज़ या 100 मेगाहर्ट्ज़ तक आ जाए, मसलन 100 मेगाहर्ट्ज़ पे FM 100 रेडियो की कम्युनिकेशन होती है, आप उसी मोबाइल से वो भी सुन रहे होते हैं। इसका मतलब है कि एंटेना काम कर रहा है 100 मेगाहर्ट्ज़ पर भी, उसी मोबाइल के अंदर है। हालांकि उसका वैसे तो एंटेना बड़ा होना चाहिए। हाँ, एंटेना की एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है अगर हम बड़ी फ्रीक्वेंसी का, यानी छोटी फ्रीक्वेंसी या बड़ी वेवलेंथ का छोटा एंटेना यूज़ करें, तो एफिशिएंसी एंटेना की उतनी नहीं रहती, मगर उसी एफिशिएंसी को और तरीक़ों से इम्प्रूव कर लिया जाता है। बिल्कुल, हैंड्स फ्री एज ए एंटेना काम करती है, मगर यानी वो एक उसका तरीका है इम्प्रूव करने का। इसी तरह अगर हेलिकल एंटेना या फिर वायर एंटेना या फिर कोई भी तरीक़ाकार यूज़ करके तो एंटेना की लेंथ को यानी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो एंटेना में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, रिसर्च हो रही है। दूसरा ये है कि जो 4 मेगाहर्ट्ज़ ये 4G है, तो 4G ज़्यादा लैपटॉप्स में यूज़ के लिए होगा। 4G 100 मेगाबिट्स पर सेकंड का डाटा रेट होगा, और उसके जो मोबाइल भी होंगे जो उस पर काम कर रहे होंगे वो भी अच्छे खासे एक यानी मोबाइल की तरह होंगे, मिनी मोबाइल यानी मिनी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। तो मिनी लैपटॉप्स या टैबलेट फॉर्म में, तो या जैसे बड़े बड़े आईपैड्स और इस तरह के आ रहे हैं या आईफोन आ रहे हैं, तो फ़ोन शुरू में बड़े से शुरू हुआ था, मोबाइल हैंडसेट, बड़े से फिर उसे मिनिमाइज़ किया गया, छोटा किया गया, मिनिचराइज़ किया गया, उसके बाद दोबारा बड़े का रवाज शुरू हुआ। मजबूरी ये है कि स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, तो स्क्रीन बड़ी करें तो मोबाइल बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वापस अब जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं तो वो असल में साइज़ में बड़े होते हैं। हाँ, बस दोबारा रिपीट, तो फिर दोबारा मिनीचराइज़ की तरफ आएंगे। उस वक्त मिनीचराइजेशन की तरफ आएंगे शायद आज से तकरीबन कोई 20 साल बाद, जब मोबाइल के साथ होलोग्राम स्क्रीन्स आएंगी, वो भी आ रही हैं। तो होलोग्राम स्क्रीन आएंगी तो स्क्रीन का ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो बैटरी प्रॉब्लम्स, बैटरी में भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। मसलन आप अंदाज़ा लगाएं कि शुरू में जो बैटरी जिस हिसाब से ख़त्म होती थी उसे चार्ज करना पड़ता था, आज उसी बैटरी के साथ आप कंप्यूटर भी पूरा चला रहे होते हैं, क्योंकि डुअल कोर, क्वाड कोर पर तो आपके मोबाइल हैं, तो 4 प्रोसेसर्स को वो चला रहे हैं बैटरी। तो इसका मतलब है बैटरी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू द मोबाइल सेट्स ऑफ लास्ट डेकेड्स। तो इम्प्रूवमेंट तो हर डोमेन में हो रही है, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इनमें इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें फ़ंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इम्प्रूवमेंट भी इसमें ज़्यादा हो रही है। कंपनीज़ इस पर एक्सपेंड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा यानी स्पेंडिंग कर रही हैं और एक्सपेंड कर रही हैं इस डोमेन्स को, यानी अब मुख्तलिफ डायमेंशन में काम हो रहा है। तो अगर एक्सपेंशन ज़्यादा हो रही है रिसर्च की, तो इसी तरह रिसर्च पर स्पेंडिंग भी ज़्यादा हो रही है। एनीवे, अब हम दोबारा को चैनल, तो को चैनल क्लियर हुआ। तो इंटरफेरेंस बिटवीन सिग्नल्स from the co-channel cells is known as co-channel interference. Unlike thermal noise,
we cannot decrease the interference level just by increasing the power of the signal. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि मसलन मेरे पास ये एक मोबाइल है, इसी तरह ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है जहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी इस मोबाइल के लिए यूज़ हो रही है। अब जब यहाँ से सिग्नल इस मोबाइल को और या ये मोबाइल सिग्नल सेंड करता है किसी फ्रीक्वेंसी पर इस बेस स्टेशन को, यहाँ का रिसीवर है, इसी तरह इस रिसीवर को भी उसकी कुछ पावर का हिस्सा ज़रूर मिलेगा, चाहे बड़ी डिक्रीज। रिसीव्ड पावर d⁻n के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फासला ज़्यादा होगा तो पावर कम होती जाएगी, तो यहाँ पर काफ़ी कम पावर मिलेगी, मगर एटलीस्ट इसको जो पावर यहाँ से मिलेगी तो उसमें इसका अपना नॉइज़ और बाकी इंटरफेरेंस होगा। तो सिग्नल टू नॉइज़ प्लस इंटरफेरेंस रेशो उसकी लेट्स से कि ये है, उसने ये कांस्टेंट रखनी है, ये रेशो लेट्स से कि उसने 100 पर रखनी है। कुछ देर के लिए हम नॉइज़ को इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि नॉइज़ कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं तो नॉइज़ कांस्टेंट है। अब इस मोबाइल के सिग्नल जब इसको रिसीव होंगे तो ये यहाँ से जो पावर ट्रांसमिट हुई तो यहाँ जितनी उसकी पावर रिसीव हुई दैट इज़ S, दैट इज़ द डिज़ायर्ड पावर फ्रॉम मोबाइल टू, एंड I is the power from mobile 1 at this receiver. That is not undesired signal, it is interference. अब ये अगर इसको चाहता है कि इसे हम इम्प्रूव करें, बेहतर करें, यानी 1000 करना चाहता है, तो ये सिंपली इस मोबाइल को कहेगा कि 10 टाइम्स अपनी पावर इंक्रीज़ कर दो, तो ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, या चले 10 टाइम्स की बजाय हम कहते हैं 2 टाइम्स बढ़ाता है, तो इसने ये अपनी पावर 2 टाइम्स बढ़ा देगा। अब इसकी जो पावर है उसका एक पोर्शन इसको भी तो एज ए इंटरफेरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इसने पावर अपनी डबल की, यहाँ पर इंटरफेरेंस का लेवल डबल हो जाएगा। अगर इसने 100 उसे पहले रखा हुआ था या 200 रखा हुआ था, तो अब ये 50 पर आ जाएगा, सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 2। तो ये अपने सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो को कांस्टेंट रखने के लिए अपने मोबाइल को कहेगा, इस डिज़ायर्ड मोबाइल को, कि ये अपनी पावर डबल कर दे। जब ये पावर डबल करेगा तो 2s पावर अब रिसीव होगी, तो दोबारा जितना उसका सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो थी वो उस पर आ जाएगा, मगर साथ ही ये इसको अब डबल इंटरफेरेंस भेजना शुरू कर देगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वापस डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो वापस अपने 100 पर। इसका मतलब है कि सिस्टम चाहे अब ये पावर 4 टाइम्स करे, वो भी 4 टाइम्स करेगा, ओवरऑल सिस्टम फिर सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो को कांस्टेंट रखेगा। बट दिस इज नॉट द केस इन टर्म इफ वी कंसीडर द थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज तो चेंज होता है या बढ़ता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर लेवल ऑफ द रिसीवर। तो उसमें तो हम पावर अगर बढ़ा दें तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो बेहतर हो जाती है, जो कि ओवरऑल सिस्टम की बेहतर हो जाती है, मगर ये वाला केस इसमें नहीं है। दैट्स वाई दिस इज़ द स्टेटमेंट दैट अनलाइक थर्मल नॉइज़ दिस कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सिग्नल पावर। But what is the solution then? The co-channel cells must be physically separated from each other. किसको बढ़ाना है? जो आपने डराइव किया था, तो आपने ये डराइव किया था कि ये वाला फार्मूला
तो d को हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। तो d ज़्यादा रखने का क्या तरीकाकार है, या तो r बढ़ा दें, हम पावर को कम रहने दें, मगर जब r बढ़ाते हैं तो पावर भी बढ़ती है, तो बात फिर एक है। इसका मतलब है कि r कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो फिर क्या है, क्योंकि r अगर कांस्टेंट है तो फिर क्या चीज़ है कि d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अंडर रूट, और n क्लस्टर साइज है, क्लस्टर साइज बढ़ाना होगा। ठीक, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि क्लस्टर साइज असल में परफॉर्मेंस मीट्रिक है। तो अगर क्लस्टर साइज बढ़ाते हैं परफॉर्मेंस बेहतर होती है, मगर ऑन द अदर हैंड कैपेसिटी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन रेप्लिकेट द फ्रीक्वेंसी दैट वुड बी डिक्रीज्ड। It means the ratio between D and R is a quality term, and this is known as co-channel reuse ratio. That is basically a quality factor. तो quality factor उतना बेहतर होगा जितना हमारे पास ये रेशो बेहतर होगी, तो ये क्वालिटी फैक्टर है। तो हम किसी नेटवर्क की अगर क्वालिटी देखना चाहते हैं, बस सिंपली इस टर्म को हम देख लें, तो इसका मतलब है कि सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो बेहतर है वहाँ पर। अब कैसे हम इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, तो ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको मेरे साथ साथ इसको समझना है। चलिए इसको अभी हम ख़त्म नहीं करते, मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ। थैंक यू। तो इसे हम ज़रा बोर्ड पर साथ ही साथ, क्योंकि स्लाइड्स इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो क्या चीज़ है। मसलन मेरे पास एक सेलुलर नेटवर्क है जिसमें कुछ सेल्स हैं, तो आपने इसी तरह का एक दो नेटवर्क खुद भी बनाए होंगे विद डिफरेंट क्लस्टर साइज। अब जो भी हमारे पास क्लस्टर साइज आता है, लेट्स से कि ये ए सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसमें यूज़ हो रही हैं। इसी तरह अगर कोई क्लस्टर साइज है तो ए सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहीं यहाँ भी यूज़ हो रही होंगी, यहाँ भी यूज़ हो रही होंगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है ना। 6 नेबरिंग को चैनल सेल्स हो सकते हैं, और अगर हम क्लस्टर साइज़ आई और जे के मुताबिक लें कि जो मैथमेटिकली कंट्रोल्ड मैनेजेबल क्लस्टर साइज़ है, अगर हम वो लें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रॉपर को चैनल सेल आ जाएंगे। अब इस यहाँ पर अगर S पावर यूटिलाइज हो रही है, जो डिज़ायर्ड पावर है किसी मोबाइल की इस सेल के अंदर, तो इसे जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो इन 6 के 6 बेस स्टेशन से मिलेगा। ठीक, और यहाँ के बेस स्टेशन के रिसीवर को 6 के 6 सेल में यूज़ होने वाले मोबाइल से मिलेगा। तो एक ही बात है। तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो, इसे कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशो भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज़ होती है किसी भी सेलुलर सिस्टम में। तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय द summation of all the interference from the first interferer to the last interferer. I naught is the total number of interfering
cells, base stations in case of mobile, or if in case of base station receiver, then it would be the number of interfering mobiles. तो जो भी, तो ये हमारे पास सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो टोटल आ जाती है। अब अगर गौर करें तो सिर्फ यही को चैनल सेल नहीं है, इसके बाद फिर इससे आगे भी, यहाँ भी, फिर यहाँ इसी तरह एक और टियर आएगा को चैनल सेल्स का, ठीक है, जो शुरू में हमने उसको चेक किया था, देखा था। फिर इसी तरह उसके बाद फिर एक और टियर आ सकता है, और टियर आते जाएंगे यहाँ तक कि पूरा पाकिस्तान कवर हो जाए। मगर जब पाकिस्तान कवर होता है तो फिर अगर देखा जाए तो GSM की फ्रीक्वेंसीज़, यही सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ तो इंडिया में भी यूज़ हो रहा है, अफ़गानिस्तान में भी यूज़ हो रहा है, ईरान में भी यूज़ हो रहा है, चाइना में भी यूज़ हो रहा है। फिर उससे बड़ा टियर बन जाता है, और फिर इसी तरह चलता 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 आखिरकार पूरी दुनिया को ग्रैब कर लेता है। यानी अगर हम समंदर को चलें बीच में से निकाल दें, तो इसका मतलब है कि टियर्स मज़ीद हैं। मगर अच्छी बात जो है वो ये है कि जैसे जैसे टियर बढ़ते जाते हैं तो रिसीव्ड पावर वो उनसे बड़ी कम होती जाती है, और ये जो n की वैल्यू है लाइन ऑफ साइट के लिए तो 2 है, मगर जैसे ही लाइन ऑफ साइट ख़त्म हुई ये 4 हो जाती है या 3.3 हो जाती है। और फिर अगर बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पर डेंस बिल्डिंग्स हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अगर हो रही है, मल्टीपल स्कैटरिंग हो रही है, यानी एक सिग्नल कोई 2-3 दफ़ा रिफ्लेक्ट होके आ रहा है या स्कैटर होके आ रहा है, फिर ये वाली टर्म 6 तक चली जाती है। और बहुत दूर वाले जो सेल्स हैं, जैसे मल्टीपल जो टियर्स हम ले रहे हैं, तो उनसे जब सिग्नल हम तक पहुंचते हैं वो तो पता नहीं कितनी रिफ्लेक्शंस के बाद आ रहे होंगे, इसलिए ये वाली टर्म बढ़ते बढ़ते ये इन्फिनिटी हो जाती है। और अगर ये टर्म इन्फिनिटी हो जाती है तो 1/∞ 0 हो गया। इसका मतलब है वहाँ से इंटरफेरेंस उसको इग्नोर भी किया जा सकता है बहुत दूर वाले सेल से। बट एनीवे अप टू 3 टियर्स इंटरफेरेंस तकरीबन कंसिडरेबल फॉर्म में है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फर्स्ट टियर का तो सिग्निफिकेंट है, और इसके बाद जो अगली टियर है उसका उससे कम है, और सो ऑन। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। तो ये I0 फिर जितने भी इंटरफेयरिंग सेल्स हैं उनके मुताबिक है। मगर हम गौर करते हैं कि ये वाला इस तरह फार्मूला को ड्राइव करना ये हमारे लिए मुश्किल है। उसकी वजह ये इंटरफेरेंस का लेवल हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ पर इंटरफेरेंस डिपेंड करता है वो टर्म इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, जो डिस्टेंस बिटवीन द को चैनल सेल्स है। अगर इन को चैनल सेल से डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब है इनसे जो इंटरफेरेंस आ रहा है, इनकी अगर पावर भी कांस्टेंट है तो इनसे जो इंटरफेरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट होगा, वो एक जैसा होगा। तो हम उसको आपस में फिर ऐड अप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आसान सा कि अगर हम फर्स्ट टियर को ही कंसीडर करते हैं और सबसे सेम इंटरफेरेंस है, तो फिर ये वाली टर्म 6 × I हो जाएगी, एंड I कैन बी टेकन एज द सेम फ्रॉम ईच इंटरफेरेंस फ्रॉम ईच सेल। ठीक है, क्योंकि 6 सेल हैं अगर फर्स्ट टियर है, तो अगर सेकंड टियर है तो उसका देखा जा सकता है। जी, हाँ, फिलहाल तो हम सेम कंसीडर कर रहे हैं एक जैसा एनवायरनमेंट, क्योंकि जब हम वैल्यू ऑफ n कहते हैं कि ये सेम है किसी एरिया में, दैट मीन्स द प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट इज सेम। ठीक है, चलिए इसकी ज़रूरत फ़िलहाल इस स्लाइड की नहीं है, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है। अब सिग्नल टू इंटरफेरेंस वैल्यू, तो अगर हम इसी फार्मूला पर मज़ीद थोड़ा सा देखें कि अगर हमारे पास सिग्नल पावर जो
सिग्नल पावर है तो वो भी तो बेसिकली रिसीव्ड पावर है। मसलन इसकी जो सिग्नल पावर S है तो वो बेसिकली द पावर रिसीव्ड फ्रॉम मोबाइल M2 तो वो है। तो इसको अगर मैं कहूँ कि ये भी डिपेंडेंट है उसी तरह 1/d⁻n, ऐसा ही है ना, 1/d⁻n। तो 1/d⁻n तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि d⁻⁻n। और इसी तरह जो इंटरफेरेंस है तो वो इंटरफेरेंस जो यहाँ पर मिल रही है वो बेसिकली इस मोबाइल से है, और ये भी उसी तरह ही है कि इंटरफेरेंस वो बेसिकली 1/d⁻⁻n। अब ये वाला जो d है ये एज्यूम किया जा सकता है कि ये डिस्टेंस है दैट इज़ बिटवीन टू को चैनल सेल्स, तो कैपिटल D। और ये वाला डिस्टेंस हम मैक्सिमम कहाँ तक एज्यूम कर सकते हैं? R तक, रेडियस तक, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, मैक्सिमम हम यहाँ तक ही रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो इज प्रोपोर्शनल टू एनी टर्म कांस्टेंट चूंकि प्रोपोर्शनल अभी मैं यूज कर रहा हूं तो r⁻⁻n जो सिग्नल जिसके साथ प्रोपोर्शनल है, और d⁻⁻n जिसके साथ I प्रोपोर्शनल है। देखिए बिल्कुल आसान सा है, यहाँ से इस बेस स्टेशन के फुट से इस बेस स्टेशन के फुट तक ये कैपिटल D है जो आपने डिराइव किया है डिस्टेंस बिटवीन को चैनल सेल्स, यानी एक को चैनल सेल के सेंटर से दूसरे को चैनल सेल के सेंटर तक। ठीक है, जो I और J के ज़रिए आप लोगों ने डिराइव किया था। क्लियर? तो मैं कहता हूँ ये अगर यहाँ है, कहीं भी है, तो कम से कम ये एजम्पशन मैं कर सकता हूँ कि इसकी जो एवरेज वो वैल्यू होगी, डिस्टेंस होगा, तो वो एटलीस्ट यहाँ से वहाँ तक है। ठीक है ना, एवरेज है ना, अगर ये यहाँ से है तो थोड़ा सा ज़रा कम होगा, यहाँ अगर आता है थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होगा, एवरेज तो सेंटर से ही होगा। ठीक है, इसका मतलब है इंटरफेरेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वो d⁻⁻n। -n हम क्यों लगाते हैं? वही मेन फार्मूला के रिसीव्ड पावर वो 1/d⁻n के प्रोपोर्शनल है। दूसरे लफ्ज़ों में रिसीव्ड पावर वो d⁻⁻n के साथ प्रोपोर्शनल है। अब इस d को बस हमने समझना है कि ये क्या है। इंटरफेरेंस के केस में इसको हम कैपिटल D ले सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू को चैनल सेल्स। और जो सिग्नल, जो डिज़ायर्ड सिग्नल है, उसके केस में वैसे तो हम ज़रा R से कम भी होगा, कभी नज़दीक होगा, मगर मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं? R के बराबर। R से बाहर तो निकलेगा फिर तो सेल से ही निकल गया, फिर तो डिज़ायर्ड ना रहा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि ये प्रोपोर्शनल बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत, क्योंकि S रिसीव्ड पावर है, द डिज़ायर्ड रिसीव्ड पावर, उसे हमने S कहा सिग्नल के हिसाब से, और I रिसीव्ड पावर है बट द अनडिज़ायर्ड रिसीव्ड पावर। ठीक, ये क्लियर हुआ? अब दोनों ही प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर दोनों ही प्रोपोर्शनल हैं तो इनके जो रेशो होंगी वो भी तो प्रोपोर्शनल है। और अगर रेशो प्रोपोर्शनलिटी को हम निकाल दें बीच में से, तो अगर इक्वल करें तो कांस्टेंट यहाँ एक आ जाएगा और एक कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, और चूंकि वो तो सेम कांस्टेंट है, क्योंकि
यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो सेम है दोनों केसेस में, क्योंकि एक ही एनवायरनमेंट है। तो जब कांस्टेंट सेम है तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फिर फार्मूला जो बचा तो वो ये वाला है। अब जो डी कोई एक तो नहीं है, वो तो मल्टीपल इंटरफेयरर्स हैं। इसका मतलब है कि हम अब डी को डी आई कह देते हैं, ith डी, द डिस्टेंस फ्रॉम द ith इंटरफेयरर, एंड आई फ्रॉम ज़ीरो भी शुरू कर सकते हैं, 1 भी शुरू कर सकते हैं। ज़ीरो मीनिंगलेस है, इसलिए फ्रॉम 1 टू आई नॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरफेयरर्स अप टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरफेयरर्स। तो हम सम कर देंगे डी को। तो जब हम सम कर रहे हैं तो ये तो हमारे पास फार्मूला आया। सिर्फ एक अगर हम टीयर लें और अगर मल्टीपल टीयर्स लें, ज़रा हम थोड़े से मल्टीपल टीयर्स की तरफ चले जाते हैं। अब देखें ये ब्लू जो सेल नज़र आ रहा है, तो फिर ये जो ग्रीन है ये फर्स्ट टीयर ऑफ को चैनल सेल्स है, फिर इसी तरह ये सेकंड को चैनल सेल के टीयर है, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ और सो ऑन। ठीक है। अब साथ ही साथ फार्मूला बनाते जाते हैं। कोई फार्मूले को रटना नहीं है, याद कर लें कि कैसे डिराइव होता है और उसके बाद फिर उसको चाहे रटा लगा लें। अभी शुरू में उसको रटने की ज़रूरत नहीं है जी। तो r रेज़ टू पावर -n एंड समेशन डी आई फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 अप टू i नॉट फॉर द फर्स्ट ईयर। अगेन फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा सा ज़रा डिस्टेंस आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। मसलन जो डिस्टेंस इस तरफ से आता है, इस साइड से, वो डिस्टेंस ज़रा कम होता है, और जो इस तरफ से डिस्टेंस आता है वो ज़रा ज़्यादा होता है किसी हायर टीयर का। मगर पहले टीयर को अगर आप देखें तो तकरीबन ये डिस्टेंस हम कहते हैं कि इन 6 के 6 से वो सेम है, सेम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस हम सेम कंसीडर कर सकते हैं तो इसको मैं फर्स्ट ईयर के लिए यूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। आगे चलते हैं हम, ठीक है ना, समझते जाते हैं। नहीं, -n मौजूद है, वो मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना, याद नहीं रहा लगाना, वो उसी तरह मौजूद है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा गौर करें कि जो सेकंड टीयर है, सेकंड टीयर पर आते हैं। देखें ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है। ये एग्जैक्टली तकरीबन अगर मैं कहूँ कि kth टीयर है तो ये k इंटू डी के इक्वल होगा तकरीबन। मसलन ये अगर सेकंड है तो ये 2d के बराबर होगा, यहाँ तक d है तो ये तकरीबन 2d के बराबर है। मगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2d के बराबर नहीं है, ये 2d से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम kth टीयर को लिख सकते हैं इज आइदर लेस देन और इक्वल टू k इंटू डी, एंड d is again the distance from the center to the interferer of the first tier। ये लिख सकते हैं। चूँकि हम तो ज़रा ऑन एवरेज चीज़ों को देख रहे हैं तो हम इसको इक्वल कह सकते हैं कि तकरीबन इक्वल है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो इसके साथ साथ नोट करनी है वो ये कि नंबर ऑफ इंटरफेयरर्स इन द टीयर चेंजेस and it changes according to a rule, not just randomly। और रूल क्या है? पहले में क्योंकि हेक्सागोनल ज्योमेट्री की खूबियाँ
जो मैंने आपको कहा था हेक्सागोनल ज्योमेट्री की अपनी खूबियाँ भी हैं, और ये अच्छी बात है कि हेक्सागॉन्स बने हुए हैं, तो इसमें प्लानिंग आसान हो जाती है। तो पहली टियर में कितने नेबरिंग सेल्स थे? जितनी एक सेल की साइड्स हैं उतने ही नेबरिंग सेल्स होंगे, इंटरफेयरिंग सेल्स। तो पहले केस में हमारे पास 6 थे, तो दूसरे में ऑटोमेटिकली 12 हो गए, 2 मल्टीप्लाई और सो ऑन। तो हम कह सकते हैं केथ टियर में 6 × k इंटरफेयरिंग सेल्स होंगे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब इस फार्मूला को थोड़ा सा ज़रा बड़ा करते हैं, मैं कहता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट ईयर अप टू केथ टीयर, तो ये वाली जो टर्म है ये डी के हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस टीयर्स डिस्टेंस अब आ जाएगा, और हर ये 6 तो उसी तरह है, और साथ ही नंबर ऑफ, पहले तो 6 थे, तो अब 6 × k हमारे पास नंबर ऑफ इंटरफेयरिंग सेल्स। क्लियर हुआ? 6 की जगह मैं 6k लगाऊंगा, क्योंकि पहला टीयर था तो सिर्फ 6 था, तो अब केथ टीयर है तो 6k इंटरफेयरिंग सेल्स होंगे, और जहां d लगा हुआ था अब उसकी जगह मैं dk लगा दूंगा। तो अब अगर पहले वाली टीयर होगी तो सिर्फ d1 कंसीडर होगा, दूसरे वाली होगी तो d2, और d1 1 × d होगा, d2 क्या होगा 2 × d। तो ठीक है, क्लियर? अब इसी फार्मूला को आगे लेके चलते हैं। बस डिराइव हमने कर लिया, इसको अब सिंप्लीफाई करना है। r⁻⁻n, और यहाँ पर k फ्रॉम 1 टू कैपिटल K, और 6 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है, और k × dk, k × d के बराबर था अगर d सिंगल पहले वाला है, तो r⁻⁻n। इसका मतलब है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 और समेशन उसी तरह k फ्रॉम 1 अप टू कैपिटल K, और k × k⁻1 है, और ये k⁻⁻n दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 - n, और d⁻⁻n, तो d⁻⁻n k पर डिपेंड ही नहीं करता, इसको भी बाहर निकाल लिया। अब आप लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था, तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। 6 और d की वैल्यू क्या थी? r × 3n √, तो r⁻⁻n और 3n √⁻⁻n, और बाकी उसी तरह k फ्रॉम 1 अप टू कैपिटल K एंड k 1 - n। ये कैपिटल K है और ये स्मॉल k है। स्मॉल k वेरिएबल है, कैपिटल K कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ टीयर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड, दैट वुड बी गिवन टू यू फ्रॉम द एग्जामिनर। जी, ये वाला सिर्फ मैंने dk की वैल्यू लगाई है, मैंने यहाँ पर वो लिखा हुआ था जिसे मैंने मिटा दिया है, dk इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू k × d, ये वाला। अब यहाँ r⁻⁻n कैंसिल कर दिया, तो यहाँ ऊपर क्या रह गया? 0, अच्छा 1 रह जाता है, तो 1 रह गया, तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो 3n √⁻n आ गया, डिवाइडेड बाय 6
और समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 अप टू कैपिटल K रेज टू पावर 1 माइनस n, एंड दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो फ्रॉम एनी इंटरफेयरिंग टीयर। कोई भी, मसलन आपने अगर थर्ड टीयर तक इंटरफेरेंस को नोट करना है तो कैपिटल K वुड बी इक्वल टू 3, तो समेशन 3 तक जाएगी, 1 से शुरू होके 3 तक। ठीक है, बाकी आसान है। स्मॉल n वो पाथ लॉस एक्सपोनेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लैंडस्केप, क्लटर एंड टेरेन ऑफ द एरिया। टेरेन ऑफ द एरिया है यानी ऊंची नीची लैंडस्केप जैसी भी है तो उस पर डिपेंड करता है। ये कुछ लिखना है या काफ़ी? अब ज़रा ये पिछले ये 1 2 एक छोटा सा न्यूमेरिकल कि इफ द फर्स्ट टीयर इज कंसिडर्ड देन I0 is equal to 6 cells would be there and capital N is 7 and small n is 2। जी जी n कांस्टेंट नहीं रहता। जी जी, n कांस्टेंट नहीं रहता। n मसलन आगे तो बढ़ेगा, तो फ़िलहाल तो हम ये जो फार्मूला हमने उतने टीयर्स के लिए बनाया है कि 3 टीयर्स हैं जहाँ पर n को कंसीडर किया जा सकता है कांस्टेंट, तो वैसे ही ये कांस्टेंट नहीं होता। हाँ, तो यही तो वजह है ये कांस्टेंट नहीं होता। आगे एक कंक्लूजन जो हम अपने फार्मूला से ड्राइव करेंगे और वो कंक्लूजन प्रैक्टिकली रॉन्ग है। इट मीन्स दिस फार्मूला फॉर कांस्टेंट n देन इज रॉन्ग। जी वही, यानी अब इस फार्मूले में आप देख लें, फर्स्ट ईयर है तो k 1 to 1 हो गया, तो 1 रेज टू पावर एनीथिंग, तो यहाँ 1 आ गया, तो 6 आ गया नीचे। और अगर कैपिटल N 7 है तो और ये स्मॉल n 2 है तो 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? तो आपके पास 3n डिवाइडेड बाई 6 आ गया और n डिवाइडेड बाई 2 आ गया। कौन सी? स्मॉल n। तो स्मॉल n पाथ लॉस एक्सपोनेंट, ये वाला पाथ लॉस एक्सपोनेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट। अब ज़रा इसी सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो को देखें। यहाँ से ऐसे महसूस होता है, अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो यहाँ से महसूस होता है कि सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो जस्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल N। तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो उतनी ही बेहतर होगी जितना आप कैपिटल N या क्लस्टर साइज़ को बेहतर करते हैं, और अगर क्लस्टर साइज़ को छोटा करते हैं तो ये भी छोटी टर्म हो जाएगी। और 4 के लिए ये कितनी होगी? जस्ट 2, और 2 होना ये बहुत बुरी बात है। ये टर्म 10 के करीब होनी चाहिए या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस केस में ऐसे नज़र आता है कि ये तो फिर बहुत ही कम है, 7 के लिए भी फिर 3.5 बन जाती है, मगर असल में जो स्मॉल n है वो 2 नहीं होता। ये सिर्फ कहाँ पर 2 होता है? रूरल एरियाज़ में। तो रूरल एरियाज़ में ये 2 होता है, वहाँ फिर हमें क्लस्टर साइज़ भी बड़ा रख सकते हैं, कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो जहाँ पर कैपेसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ स्मॉल n वो 6 तक चला जाता है, तो वो अच्छी बात है, ख़ुद ही कैपेसिटी हमें प्रोवाइड कर देता है। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, ये तो वो फार्मूले की डेरिवेशन है जो हम कर चुके हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन जो हम ड्रॉ करते हैं वो ये वाला है
तो इस कंक्लूजन को ज़रा देखें आप। अगर हम इस फार्मूला में गौर करें कि के जो लेयर्स हैं, टीयर्स हैं, वो अगर हम इन्फिनिटी ले लें, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान के बाद इंडिया, अफ़गानिस्तान, ये वो सारे जो कंट्रीज़, फिर ये कंट्रीज़ ख़त्म होते हैं, यूरोप शुरू हो जाता है, चाइना शुरू हो जाता है, कोरिया शुरू हो जाता है, जापान। तो अगर टीयर्स को देखें तो इन्फिनिट नंबर ऑफ़ टीयर्स बनती हैं, इनफाइनाइट ना तादाद बनती है, फाइनाइट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्फिनिटी रख देते हैं के की जगह, तो फिर के इन्फिनिटी हो जाता है। तो अगर के इन्फिनिटी टर्म्स तक अगर किसी समेशन को लिया जाए तो इन्फिनिटी आता है। तो अगर यहाँ से इन्फिनिटी आता है तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो तो ज़ीरो हो गई, या फिर इंटरफेरेंस जो है वो इन्फिनिटी हो गया। तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो का ज़ीरो होना या इंटरफेरेंस का इन्फिनिटी होना। तो इंटरफेरेंस अगर इन्फिनिटी हो जाता है और सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो ज़ीरो हो जाती है, इसका मतलब है फिर तो हम कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिग्नल और इंटरफेरेंस के दरमियान हम फ़र्क ही नहीं कर सकते। मगर खुदा का ये शुक्र है कि अगर हम कहते हैं कि के टीयर्स इन्फिनिटी हो रही हैं, मगर ये टर्म भी तो साथ साथ बढ़ती जाती है और ये भी इन्फिनिटी हो जाती है। तो अगर ये टर्म इन्फिनिटी हो जाती है तो ये टर्म ऑटोमेटिकली इंटरफेरेंस को फिर ज़ीरो कर देती है। इंटरफेरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो जब इंटरफेरेंस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर अगर इन्फिनिटी रख देते हैं तो रिसीव्ड पावर तो फिर ज़ीरो हो गई, यहाँ नीचे इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब है कि जितने दूर वाले टीयर्स हैं उनसे ज़ीरो इंटरफेरेंस आता है। तो इसलिए यानी जो प्रैक्टिकल फार्मूला है, अगर उसमें हम n की वैल्यू फिक्स कंसीडर करते हैं तो फिर प्रैक्टिकली ये फार्मूला रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली n की वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं है, तो वो बढ़ती जाती है और चेंज करती है सिनेरियो को। मगर हम जब 2 या 3 टीयर्स तक का इंटरफेरेंस काउंट करते हैं तो हम उसे कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, तब भी कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, कुछ बेहतर अप्रोक्सीमेशन ये ना हो कि हम k को n के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। कि नहीं, k को n के साथ मल्टीप्लाई या इस तरह के, इस पर तो काफ़ी आगे भी लोग रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों ना, अगर ये टर्म यानी कांस्टेंट नहीं है तो क्यों ना हम टीयर्स के साथ इसे भी कोई नंबर दे दें कि जब टीयर अगर इन्फिनिटी होने लगें तो n की वैल्यू उससे पहले इन्फिनिटी हो जाए। तो इस पर तो काम हो सकता है, मज़ीद गुंजाइश अभी है, स्कोप है। Now the next topic after signal to interference ratio is the adjacent channel interference। अगर उस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमें इसकी एप्लीकेशंस का पता चले। Find signal to interference plus noise ratio for a cellular mobile communication system where the signal power is, or the signal amplitude that is received at the mobile receiver is 2 microvolts. If 3 tiers of the interference is considered and
the noise figure at the receiver is taken as 13 dB at room temperature, and the path loss exponent is taken as 6 dB. अब आप इसे फाइंड करें तो, और GSM कम्युनिकेशन सिस्टम है ये। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें, सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज़ रेशो ये चीज़ है, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय इंटरफेरेंस प्लस नॉइज़। ये ज़रा गौर से, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इंटरफेरेंस एंड नॉइज़, ये किसी भी सूरत में ये नहीं है। बाज़ लोग ये मिस्टेक करते हैं, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। अब नॉइज़ के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? हाँ, KBFT। तो F आपको दिया गया है, इसे सबसे पहले लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर में ये कितना होगा? 6 नहीं, 13 dB जी, 20। और n पाथ लॉस एक्सपोनेंट को भी आप कन्वर्ट करेंगे लीनियर स्केल पर, क्योंकि ये dBs में, वैसे तो फील्ड में आप जाएंगे तो हर चीज़ dBm में या dB में होगी, वहाँ लीनियर वैल्यूज़ यूजुअली ज़्यादा नहीं रखी जाती। अगर आप एंटेना ख़रीदने जाते हैं तो उस एंटेना की अगर आपको गेन बताई जाएगी तो साथ लिखा जाएगा कि ये 10 dBi का एंटेना है, 10 dB ऑन द बेसिस ऑफ आइसोट्रोपिक रेडिएशन। तो इसलिए dBs का कॉन्सेप्ट होता है, तो n की वैल्यू भी आपको dB में दी जा सकती है। तो ये 4 है। अब यहाँ से तो नॉइज़ आपका आ गया, ठीक है। सिग्नल पावर ये किसके बराबर होगी? सिग्नल पावर ये S नहीं है, बल्कि ये हमारे पास जो वोल्टेज रिसीव हो रहा है, हाँ, इसका स्क्वायर, वेरी गुड। तो इसका स्क्वायर, तो V स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू V स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाता है? 4 × 10⁻⁻12 वाट। वोल्टेज का स्क्वायर जो होता है, वोल्ट्स का स्क्वायर, वो वाट होता है। अब I रह गया।